नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश कर रहा हूँ। क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार के तोते की गर्दन पकड़ ली? हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कभी CBI को सरकार का तोता बताया था, लेकिन अब ये गुजरे ज़माने की बात हो चुकी है। अब जितनी भी सरकारी जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो ED हो, CBI हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या अन्य जांच एजेंसियां, ये सभी सरकार के इशारे पर चलती हैं और अपना काम करती रहती। लेकिन कल उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्यपालों की भूमिका पर सवाल खड़े किए। हालांकि ये मामला तमिलनाडु के राज्यपाल N. रवि को लेकर था, लेकिन जो उनका सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है वो संभवतः देश के सभी राज्यपालों पर लागू होता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी गाइडलाइन किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि नज़ीर होती। आप सभी लोग जानते हैं कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं, उनका जो सरकार है स्टालिन की, उनके साथ उनका 36 का आंकड़ा चलता है। विधानसभा से पारित कई प्रस्ताव राज्यपाल के टेबल पर पड़े रहते हैं और उनको लागू नहीं हो पाता। लेकिन अब जो नया गाइडलाइन माननीय उच्चतम न्यायालय ने जारी किया है, वो साफ साफ उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के पास कोई भी विवेकाधीन या विवेकाधिकार नहीं होता। उन्हें किसी भी मामले में उत्प्रेरक होना चाहिए, न कि अवरोधक। कैबिनेट के सलाह पर उन्हें काम करना चाहिए, लेकिन राज्यपाल N. रवि ने गलत तरीके से काम किया। हालांकि ये एक ऐसी टिप्पणी है जिसको लेकर अगर ज़रा भी शर्म हो राज्यपाल को, तो उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इतनी स्पष्ट गाइडलाइन, जिसको लेकर उन्होंने, जिस प्रकार आपको ध्यान हो, माननीय न्यायालय ने महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भुवनचंद्र खंडूरी के विषय में भी इसी प्रकार की टिप्पणियाँ की थी। हालांकि खंडूरी उससे पहले ही अपना पद छोड़ चुके थे। जिस प्रकार उन्होंने वहाँ के विभाजन को स्वीकार किया और आनंद फानन में एकनाथ शिंदे को शपथ दिला दी, इसी प्रकार कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो कि वर्षों से राज्यपाल के टेबल पर पड़े। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जैसे कि उन्होंने विधानसभा में पारित होने के बाद भी रोक रखा है। अब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपाल कोई भी प्रस्ताव जो उनके पास आता है, 1 महीने के अंदर उन्हें इस पर निर्णय लेना होगा। या तो वो इस प्रस्ताव को वापस सरकार के पास भेजें या राष्ट्रपति को प्रेषित करें, लेकिन वे अपने विवेकाधीन से
इसको रोक नहीं सकते हैं और निश्चित तौर पर उन्हें इस बारे में निर्णय लेना ही चाहिए। कितना भी देर हो जाए, लेकिन कम से कम 3 महीने के अंदर उनको इसकी मान्यता देनी पड़े। वो किसी भी अपने विवेक के आधार पर इसको रोक नहीं सकते। और अगर कोई राज्यपाल, हालांकि ये एन रवि के विषय में कहा था, अगर रोकता तो निश्चित तौर पर माननीय अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता और संविधान का भी उल्लंघन करता। अच्छा तो ये रही कि हालांकि माननीय न्यायालय ने ये एन रवि के लिए किया कहा है, लेकिन अन्य राज्यपाल जो खासकर एनडीए के जो सरकारें हैं, उनके इतर जो सरकारें हैं, जो इंडिया गठबंधन की सरकारें कही जाती हैं, वहाँ के राज्यपाल अपनी आदतों में सुधार करें और वो माननीय न्यायालय के गाइडलाइन के अनुसार काम करें। देखना ये है कि माननीय न्यायालय के इस गाइडलाइन को देखते हुए माननीय राज्यपाल किस प्रकार से अपने आचरण में सुधार करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार जो राज्यपाल के जरिए विरोधी दलों की सरकारों को परेशान करती रहती, जैसे कि दिल्ली में किस प्रकार छोटे छोटे कामों को एलजी विनय सक्सेना ने रोक कर रखा था, और अब जब वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है तो किस प्रकार वो आगे से आगे चलकर उन प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए दिखते हैं। कई बार उनके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल को या यूँ कहिए दिल्ली की सरकार को माननीय न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। खाम की मुकदमेबाजी ना हो और वो पैसा जो जनता के हित में लगना चाहिए वो मुकदमेबाजी में लगे, ये भी अच्छी बात नहीं होगी। आशा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के बाद राज्यपाल अपने आचरण में सुधार करेंगे और खुद को लाट साहब के बजाय सरकार के सहयोगी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिसिंग को लेकर भी काफ़ी कठोर टिप्पणी की है और उन्होंने कहा कि वहाँ गलत तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति को जानबूझकर सरकार द्वारा खराब किया। उन्होंने यह कहा कि सिविल मामलों को आपराधिक मामलों में दर्ज करना एक तरह से गलत है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को आगे बढ़ाकर खाम का वैमनस्य पैदा कर रही है, बल्कि लोगों को आपराधिक दिशा की ओर धकेल वो सिविल मामले जिनका कि निस्तारण आसानी से किया जा सकता है, उन्हें मात्र आपराधिक मुकदमे में इसलिए कर दिया जाता है जिससे कि उसमें पुलिस की भूमिका आ जाए और मजबूरी बस पुलिस उन पर जल्दी से कार्रवाई करे, जिससे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम, जो कि बुलडोजर बाबा है, कानून व्यवस्था के मामले में भी आगे चलता हुआ दिखाई दे। माननीय न्यायालय ने इस पर भी टिप्पणी की। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली को लेकर
कई बार माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की, लेकिन उस पर उन्होंने विचार नहीं किया। चाहे वो इलाहाबाद में 5 मुस्लिम लोगों के घर अतीक अहमद की आड़ में गिराने का मामला हो, सरकार उसमें अगर मगर करती हुई दिखती है। आशा है कि माननीय न्यायालय के इन आदेश की अक्षता ले न सिर्फ सरकार बल्कि महामहिम राज्यपाल भी अपने आचरण में सुधार करेंगे और उन सरकारों को परेशान नहीं करेंगे जो जनता के हितों के लिए चलनी चाहिए। जो पैसा जनता के हित में लगना चाहिए, वो पैसा अगर मुकदमेबाजी में लगता है तो निश्चित तौर पर न ये सिर्फ जनता की मेहनत की, जनता की जो मेहनत है उसका पैसे की बर्बादी है, बल्कि एक प्रकार से ये समय का दुरुपयोग भी है कि जो कानून जल्दी चलकर आम जनता को फ़ायदा पहुंचा सकता है, वही अगर राज्यपाल की फाइलों में सुशोभित होता रहे तो जनता को न सिर्फ तकलीफ़ होती है बल्कि परेशानी भी होती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे के लेकर आपसे मिलने का प्रयास करेंगे।